बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 11 तक मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म। यहाँ पर हमें कुछ जनरल टर्म दी गई हैं, जैसे कि पार्ट 1 में ये एक हमें जनरल टर्म दी गई है, पार्ट 2 में एक ये वाली टर्म है, पार्ट 3 में इस तरह ये मुख्तलिफ हमें जनरल टर्म दी गई हैं। तो हमने इन जनरल टर्म्स को यूज करते हुए सीक्वेंस की जो 30th या 30वीं टर्म है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखें हमने क्वेश्चन नंबर 6 जब सॉल्व किया था, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर हमने ये मुख्तलिफ जनरल टर्म फाइंड करने का जो तरीका है वो सीखा था, और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास किसी भी सीक्वेंस की इस तरह की जनरल टर्म आ जाती है तो आप इन जनरल टर्म की मदद से उस नंबर सीक्वेंस की कोई सी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर हमें जनरल टर्म दे दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हमने इस जनरल टर्म को यूज करते हुए 30th या 30वीं जो टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, हमें चूंकि अब 30th टर्म या 30वीं टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये जो n आ रहा है यहाँ पर जनरल टर्म में, तो देखें अब इस फार्मूला में हम n की जगह 30 ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखें अब ये मैंने लिख दिया A30, यानी कि इस n की जगह मैंने 30 पुट कर लिया। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमारे पास A30 या सीक्वेंस की जो 30वीं टर्म है उसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, नेक्स्ट मैंने ये 2 लिखा और इस n की जगह पे मैंने 30 पुट कर लिया और प्लस ये वाला 1 आ गया। तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आंसर 60। 2 इंटू 30 60 हो जाता है, प्लस ये वाला 1 आ जाएगा। अब ये 60 प्लस 1 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 61। ठीक है, तो हमारे पास A30 या सीक्वेंस की जो 30वीं टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 61 आ गई। ठीक है, ये हमने फाइंड करना था। तो ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 2 पे आ जाएं। यहां पर हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो हम इसके लिए 30th टर्म या 30वीं टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सेम जिस तरह के हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया है, अब हमें चूंकि 30th टर्म चाहिए, 30वीं टर्म चाहिए, इसका मतलब है कि जो n की वैल्यू है वो 30 हो जाएगी। तो ये मैंने n इज इक्वल टू 30 लिख दिया। अब इस जनरल टर्म में आप जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 30 पुट कर लें। तो देखें ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा A30, यानी कि इस n की जगह 30 पुट कर लिया। उसके बाद 3 इंटू n था, तो n की जगह यहां पर भी मैंने 30 पुट कर लिया, तो ये 3 इंटू 30 हो गया और प्लस ये वाला 4 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा, ये 3 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 90 हो जाएगा और प्लस ये वाला 4 आ जाएगा। अब 90 प्लस 4 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 94। तो ये हमारे पास A30 या सीक्वेंस की जो 30वीं टर्म है उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। अब पार्ट 3 पे आ जाए। यहां पर हमें ये जनरल टर्म दी गई है, इसके लिए हम 30th टर्म या 30वीं टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो ये जो जनरल टर्म हमें दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब चूंकि हमने 30th टर्म या 30वीं टर्म फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि ये जो n है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 30। सेम जिस तरह के हमने पिछले 2 पार्ट में सॉल्व किया, तो ये मैंने n इज इक्वल टू 30 लिख दिया। अब आप ये जो आपके पास जनरल टर्म है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 30 पुट कर लें। n की जगह आप 30 पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये देखें, अब ये an था तो ये A30 हो गया, n की जगह मैंने 30 पुट कर दिया। ये 5n था तो n की जगह यहां पर मैंने 30 पुट किया, तो ये 5 इंटू 30 हो गया, माइनस ये वाला 2 आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा A30। ठीक है, और 5 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा, माइनस ये वाला 2 आ गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा A30 इज इक्वल टू 150 में से 2 को माइनस करें 148। ये हमारे पास A30 या जो 30वीं टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट 4 पे आ जाए। यहां पर आपको ये वाली जनरल टर्म दी गई है। अब इसके लिए हम 30th टर्म या 30वीं टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये जो मैं जनरल टर्म दी गई थी ये मैंने लिख दी। अब हमें चूंकि 30th टर्म या 30वीं जो टर्म होती है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम n को इक्वल रखेंगे 30 के। ठीक है, तो मैं लिखूंगा n इज इक्वल टू 30। अब आप ये जो n की वैल्यू है 30, इसको आप इस फार्मूला में पुट कर दें। तो देखें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये an था तो n की जगह मैंने 30 पुट कर लिया, तो ये A30 हो गया। इसी तरह ये 3/2n प्लस 1 था, तो यहां पर भी n की जगह मैंने 30 पुट कर लिया, तो 3/2 इंटू 30 प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर दें। तो देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो आ गया 3 और ये 2 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा, और साथ में ये वाला जो प्लस 1 है ये मैंने लिख दिया। अब आपके पास ये सिंपल एक्सप्रेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो देखें ये आ जाएगा A30 इज इक्वल टू 3 और ये वाला 3 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 60 प्लस 1 61 हो जाएगा, तो 3/61। ये हमारे पास A30 या जो 30वीं टर्म है सीक्वेंस की उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है,
तो ये हमारा जो पार्ट 4 है वो भी कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है द जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन। नीचे हमें कुछ नंबर सीक्वेंस की जनरल टर्म दी गई है, ठीक है। जैसे ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, इसी तरह ये पार्ट 3 है। ये मुख्तलिफ इस क्वेश्चन में पार्ट्स हैं। हमें हर पार्ट में सीक्वेंस की जनरल टर्म दे दी गई है। हमने क्या करना है, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म फॉर ईच सीक्वेंस। तो हमने इन जनरल टर्म्स को यूज करते हुए हर सीक्वेंस के लिए जो पहली 4 टर्म की वैल्यूज हैं वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये जनरल टर्म दी गई है। अब इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम इस सीक्वेंस के लिए जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जनरल टर्म लिख ली, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर दी गई थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका बहुत ही इजी और सिंपल सोल्यूशन है। हमने अब 4 पहली जो टर्म है इस सीक्वेंस की वो फाइंड करनी है। तो हम जब पहली टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह हम 1 पुट कर लेंगे। जब हम दूसरी टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह हम 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह जब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह 3 पुट कर लेंगे। यानी कि हम जिस नंबर की टर्म फाइंड करना चाह रहे होंगे इस n की जगह वो वाला नंबर पुट कर लेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास उस नंबर की जो टर्म है वो आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। अब ये जो जनरल टर्म है इसको यूज करते हुए मैं पहली जो टर्म है इस सीक्वेंस की वो फाइंड करने लगा हूं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम n की जगह 1 पुट कर लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट टर्म फाइंड करने लगे हैं। तो हमने n को इक्वल रखना है 1 के, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने n इज इक्वल टू 1 कर दिया। अब ये जो जनरल टर्म है इसमें जहां जहां पर n आ रहा था वहां पर मैंने 1 पुट कर लिया। ये an था, यहाँ पर a1 हो गया। ये 3 इंटू n था तो 3 इंटू और 1 कर दिया n की जगह मैंने, और प्लस ये वाला 5 आ गया। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन रही है, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो देखें 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा और प्लस ये वाला 5 आ जाएगा। अब 3 प्लस 5 को आप ऐड कर लें तो आपको 8 मिलेगा। तो ये हमारे पास a1 या इस सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई 8। अब हम सेकंड टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम n की वैल्यू पुट कर लेंगे 2, ठीक है। तो यहां पर मैंने n की वैल्यू 2 पुट कर दी। अब आप ये जो आपके पास जनरल टर्म दी गई है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 2 पुट कर लें। तो ये a2 हो गया और ये 3 इंटू 2 हो गया, ठीक है। तो अब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा और प्लस ये वाला 5 आ जाएगा। तो 6 प्लस 5 11। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे और सिर्फ n की जगह हम 3 पुट कर लेंगे क्योंकि हम तीसरी टर्म फाइंड करने लगे। तो मैंने n के इक्वल 3 रख दिया। अब जहां पर ये n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर लेंगे। ये a3 हो गया और ये 3n की जगह 3 इंटू 3 हो गया प्लस ये वाला 5 आ गया। अब 3 3 9 हो गया प्लस ये वाला 5 हो गया। 9 प्लस 5 14। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म आ गई इस सीक्वेंस के लिए। फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम n की जगह 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने n इक्वल टू 4 कर लिया। अब आप इस सीक्वेंस में जहां पर n आ रहा है वहां पर 4 पुट कर ले। तो देखें ये a4 हो गया an की जगह और 3 इंटू 4 कर दिया 3 इंटू n की जगह, ठीक है। तो ये आ गया और प्लस ये वाला 5 आ गया। तो अब 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा प्लस ये वाला 5 आ गया। 12 और 5 को आपस में आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर 17। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म या चौथी टर्म जो है इस सीक्वेंस की वो आ गई। इस तरह ये हमने जो पहली 4 टर्म थी इस सीक्वेंस की, इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हमने ये 4 टर्म फाइंड कर ली, ठीक है। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे कि द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, इस जनरल टर्म की जो सीक्वेंस है उसकी जो पहली 4 टर्म है वो कौन कौन सी है, ये 8 11 14 और 17, यानी कि ये जो मैंने फाइंड की थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। तो ये हमारा सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। जी अब पार्ट 2 है, इसमें हमें ये जनरल टर्म दी गई है तो इसको यूज करते हुए हम इस सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जनरल टर्म लिख दी। अब जिस तरह के हमने पार्ट 1 को सॉल्व किया था आपको मैंने बताया था कि हम सीक्वेंस की पहली टर्म फाइंड करने के लिए इस n की जगह 1 पुट करेंगे और सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 2 पुट करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 3 पुट करेंगे। यानी कि जिस नंबर की टर्म हमने फाइंड करनी होगी इस n की जगह वो वाला नंबर हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं फर्स्ट टर्म फाइंड करूंगा तो मैंने रख दिया यहाँ पर n इक्वल टू 1, n को 1 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लें। तो ये an है तो ये a1 हो गया और 8 इंटू n है तो n की जगह मैंने यहाँ पर 1 पुट कर लिया। तो ये 8 इंटू 1 हो गया और प्लस ये वाला 2 आ गया। अब 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाता है प्लस ये वाला 2 आ गया। तो 8 प्लस 2 10। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई इस सीक्वेंस की, ठीक है। अब सेकेंड टर्म के लिए हम n को इक्वल रख लेंगे 2 के, ठीक है। तो ये मैंने n इक्वल टू 2 रख दिया। अब यहाँ पर जहां जहां पर n आ रहा है इस जनरल टर्म में वहां पर आप 2 पुट कर ले। तो ये an की जगह a2 हो गया और 8n है तो 8 इंटू 2 हो गया और प्लस ये वाला 2 आ गया। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाएगा प्लस ये वाला 2 आ गया। 16 प्लस 2 18। तो ये हमारे पास
सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो सेम स्टेप रिपीट करेंगे, हम n इक्वल टू 3 रख लेंगे। देखें n को मैंने 3 के को रख दिया। अब आप इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट करते हैं, तो ये आ गया a n की जगह a3 हो गया, और ये 8n है तो 8 इंटू 3 हो गया, और प्लस ये वाला 2 आ गया। अब 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 हो जाता है, प्लस ये वाला 2 आ गया, 24 प्लस 2 26। तो ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। अब फोर्थ टर्म के लिए हम n को इक्वल रखेंगे 4 के, और ये मैंने रखा n इक्वल टू 4, और अब इस जनरल टर्म में जहां पर n आ रहा है वहां पर 4 पुट करें, तो ये a4 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 2, ये आ गया। अब 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 32, और प्लस ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 32 प्लस 2 34, ये हमारे पास फोर्थ टर्म आ गई इस सीक्वेंस की, ठीक है। ये जनरल टर्म हमने यूज की, और हमने इसकी जो पहली 4 टर्म थी सीक्वेंस की वो हमने फाइंड कर ली। तो हम अपना आंसर लिख लेंगे, ये मैंने लिखा है द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, के ये जो जनरल टर्म है इसकी जो सीक्वेंस है उसकी जो पहली 4 टर्म है, ये जो हमने कैलकुलेट की थी ये मैंने यहां पर लिख दी। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। जी, अब पार्ट 3 है, इसमें हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो हमने इस जनरल टर्म को यूज करते हुए इस सीक्वेंस की जो फर्स्ट 4 टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जनरल टर्म लिख दी, अब इसको हम यूज करेंगे और इस सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है वो फाइंड करेंगे। तो जिस तरह आपको मैंने पिछले दोनों पार्ट्स में बताया कि आप जब फर्स्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करेंगे तो n को इक्वल रख लें 1 के, सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर 2 पुट कर लें, थर्ड टर्म के लिए n की जगह 3 पुट कर लेंगे, फोर्थ टर्म के लिए हम n की जगह 4 पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने जिस नंबर की टर्म फाइंड करनी है इस n की जगह वो वाला नंबर हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो देखें अब जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड करने लगे, तो हम रखेंगे n इज इक्वल टू 1, n को हमने 1 के को रख दिया, और अब यहाँ पर जहां जहां पर n आ रहा है इस जनरल टर्म में वहां पर आप 1 पुट कर दें, तो ये n की जगह a1 हो गया, और 5n स्क्वायर है तो ये 5 इंटू 1 का स्क्वायर कर दिया, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करें तो देखें ये तो आ जाएगा 5 और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है, प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 5 प्लस 1 6, तो ये हमारे पास सीक्वेंस की जो पहली टर्म है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए हम n को इक्वल रखेंगे 2 के, ठीक है। तो ये मैंने n इज इक्वल टू 2 कर दिया। अब यहाँ पर इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 2 पुट कर लें, तो ये an की जगह a2 हो गया, और 5n स्क्वायर की जगह 5 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और प्लस ये वाला 1 आ गया। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 5 4 से मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाता है, प्लस ये वाला 1 आ गया, और नेक्स्ट 20 प्लस 1 ये आ गया 21। तो ये हमारे पास जो सेकंड टर्म है इस सीक्वेंस की उसकी वैल्यू आ गई। अब थर्ड टर्म के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, आप n की जगह 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने n की जगह 3 पुट कर लिया। अब आप इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 3 पुट कर लें, तो ये an की जगह a3 हो गया, 5n स्क्वायर की जगह 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये वाला 1 आ गया, ठीक है। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 5 और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 5 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 45 हो जाता है, प्लस ये वाला 1 आ गया, 45 प्लस 1 ये आ जाएगा 46। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है उसकी वैल्यू आ गई। अब फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है, तो हम n इज इक्वल टू रख लेंगे 4। तो ये मैंने n इज इक्वल टू 4 कर दिया, और अब आप इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर 4 पुट कर लें, तो ये an की जगह a4 हो गया, 5n स्क्वायर की जगह 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 5 और 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 5 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा, और प्लस ये वाला 1 आ गया। अब 80 प्लस 1 ये 81 हो जाएगा। तो ये हमारे पास सीक्वेंस की जो चौथी टर्म है या फोर्थ टर्म है उसकी वैल्यू b आ गई, ठीक है। ये हमने जो पहली 4 टर्म थी उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली है इस जनरल टर्म को यूज करते हुए। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, ये मैंने लिखा है द फर्स्ट 4 टर्म्स आर, सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है वो कौन सी है, ये जो हमने 4 यहाँ पर फाइंड की थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। जी, अब पार्ट 4 है, इसमें हमें ये जनरल टर्म दी गई है, तो इस जनरल टर्म को यूज करते हुए हम सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है उनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जनरल टर्म लिख ली, अब हम इस जनरल टर्म को यूज करते हुए पहली 4 टर्म फाइंड करेंगे। तो देखिए सेम स्टेप अप्लाई करेंगे हम जिस तरह के हम पिछले 3 स्टेप में अप्लाई करते आए हैं। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप n की जगह 1 पुट कर लें, सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 2 पुट कर लें, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की जगह 3 पुट कर लें। यानी कि आप जिस नंबर की टर्म फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस ये जो जनरल टर्म है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप वो वाला नंबर पुट कर लेंगे, तो आपके पास उस पोजीशन की जो टर्म की वैल्यू है वो आ जाएगी।
अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। देखिए अब फर्स्ट टर्म हम फाइंड करने लगे हैं तो हम n की जगह 1 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा n इज इक्वल टू 1, और अब ये जो जनरल टर्म है इसमें जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 1 पुट कर लें। ये an है तो यहाँ पर a1 कर दिया मैंने, और ये 4n है तो 4 इंटू 1 कर दिया, और प्लस ये वाला 12 आ गया। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो जाता है, प्लस ये वाला 12 आ गया, 4 प्लस 12 16। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हमने क्या किया, n की जगह 1 पुट कर लिया। अब सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो n की जगह आप 2 पुट कर लें, ठीक है। अब इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर आप 2 पुट करेंगे, तो ये an की जगह a2 हो गया, 4n है तो 4 इंटू 2 हो गया, प्लस ये वाला 12 आ गया। अब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, प्लस ये वाला 12 आ गया, 8 प्लस 12 20। तो ये हमारे पास सेकंड टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम n की जगह 3 पुट कर लेंगे। तो ये मैंने n इक्वल टू 3 कर लिया। अब आप इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा है वहां पर 3 पुट करें, तो ये an की जगह a3 हो गया, 4n की जगह 4 इंटू 3 हो गया, प्लस ये वाला 12 आ गया। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है, प्लस ये वाला 12 आ गया, तो ये 12 प्लस 12 24। ये हमारे पास थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, हम n की जगह 4 पुट कर लेंगे। तो ये मैंने n इज इक्वल टू 4 कर लिया, और अब यहाँ पर इस जनरल टर्म में जहां जहां पर n आ रहा था वहां पर यहाँ पर मैंने 4 पुट कर लिया। देखें n की जगह a4 कर दिया, और 4n की जगह मैंने 4 इंटू 4 कर दिया, प्लस ये वाला 12 आ गया। अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 हो जाता है, प्लस ये वाला 12 मैंने लिख दिया, और 16 प्लस 12 28। तो ये हमारे पास फोर्थ टर्म की वैल्यू आ गई। तो ये हमने ये जो हमें जनरल टर्म दी गई थी इसको यूज करते हुए पहली जो 4 टर्म थी सीक्वेंस की उनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, ये मैंने लिखा है द फर्स्ट 4 टर्म्स आर के सीक्वेंस की जो पहली 4 टर्म है, उसके बाद ये जो 4 टर्म मैंने फाइंड की थी ये मैंने यहाँ पर तरतीब से लिख ली। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल। ये एक प्लांट या एक पौधा है जिसकी जो इब्तिदाई लंबाई है या शुरू में जो उसकी हाइट है वो 17 सेंटीमीटर है, ग्रोज 2 सेंटीमीटर ईच वीक, और उस पौधे की हाइट में हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर का इजाफा होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हफ्ता गुजरता है तो पौधे की जो हाइट है या प्लांट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। अब हमने क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए गए हैं। एक ये पार्ट ए है, ये है कंप्लीट द सीक्वेंस। ये नीचे हमें एक सीक्वेंस दिया गया है तो हमने इसको कंप्लीट करना है। पार्ट बी है हाउ टॉल द प्लांट विल बी आफ्टर 3 वीक्स, के जो पौधा है 3 हफ्तों बाद उसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, एक हमने इसको सॉल्व करना है। और उसके बाद पार्ट सी है आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 मीटर टॉल, तो ये कितने हफ्तों के बाद पौधे की लंबाई 27 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें अब हम जो पार्ट ए है पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें अब इसको सोल्यूशन है, हमने ये जो सीक्वेंस है इसको फिल आउट करना है, यानी कि जो प्लांट या पौधा है उसकी हाइट में 3 वीक्स में जो इजाफा होगा वो हमने यहाँ पर लिखना है। तो अब देखें क्वेश्चन में हमें बता दिया गया है कि हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर का इजाफा होता है पौधे की हाइट में, ठीक है। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमें शुरू में हाइट बताई गई थी 17 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दी। अब फर्स्ट वीक पे उसकी हाइट क्या होगी, देखें जब एक हफ्ता गुजरेगा 2 सेंटीमीटर उसमें इजाफा होगा, तो 17 में 2 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 19 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो पहला हफ्ता गुजरा तो पौधे की हाइट 19 सेंटीमीटर हो जाएगी। सेकंड वीक में आप 19 में मजीद 2 सेंटीमीटर ऐड कर लें, तो जब दूसरा हफ्ता गुजरेगा तो पौधे की हाइट 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड वीक में आप ये जो 21 है इसमें 2 सेंटीमीटर मजीद ऐड कर लें तो 23 हो जाएगा। यानी कि थर्ड वीक में जो पौधे की हाइट है या प्लांट की हाइट है वो 23 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें बता दिया गया था कि हर हफ्ते में 2 सेंटीमीटर का इजाफा होता है प्लांट की हाइट में, तो मैंने हर हफ्ते में 2-2 सेंटीमीटर का इजाफा करके यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा जो पार्ट ए है इस क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी है, इसमें है कि हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स, के 3 हफ्तों के बाद पौधे की जो टोटल ऊंचाई है या जो टोटल लंबाई है वो कितनी होगी। तो देखें यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया था। जो थर्ड वीक है या तीसरे हफ्ते में प्लांट की जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी वो 23 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन में आंसर लिख लेंगे कि 23 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट बी है ये भी सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद पार्ट सी है, इसमें हमें दिया गया है कि आफ्टर हाउ मेनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल, कि कितने हफ्तों के बाद प्लांट या पौधे की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो 27 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। तो देखें इसको सोल्यूशन है। अब हमें शुरू में जो हाइट बताई गई थी प्लांट की वो 17 सेंटीमीटर है, तो हम 17 से स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने 17 सेंटीमीटर लिखा। अब नेक्स्ट हमें इन्फॉर्मेशन बताई गई थी कि हर हफ्ते प्लांट की हाइट में 2 सेंटीमीटर का इजाफा होता है। तो देखें, अब आप 2-2 सेंटीमीटर का इजाफा करके यहाँ पर ये लिखते जाएं। 17 में 2 सेंटीमीटर ऐड करें तो 19 हो जाएगा, 19 में 2 सेंटीमीटर ऐड करें तो 21, फिर ये 23 हो जाएगा, 25 और 27। ये हमारे पास हाइट आ जाती है 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखना है कि ये जो हाइट है उस प्लांट की, ये कौन से वीक में 27 सेंटीमीटर होगी। तो उसके लिए आप ये 2-2 सेंटीमीटर का जो इजाफा हुआ है इनके साथ आप वीक्स लिख लें। ठीक है, तो देखें ये 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ फर्स्ट वीक में, फिर मजीद 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ सेकंड वीक में। इस तरह ये 2-2 सेंटीमीटर का जब इजाफा हुआ तो 27 सेंटीमीटर जो है ये कौन से वीक में इसकी हाइट होगी, 5th वीक में या 5वां जो हफ्ता है उसमें प्लांट की हाइट 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हम अपना आंसर लिख लेंगे। सो प्लांट विल बी 27 सेंटीमीटर टॉल आफ्टर 5 वीक। ये 5 हफ्तों के बाद पौधे की जो टोटल ऊंचाई या लंबाई होगी वो 27 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट सी भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इब्राहिम सॉल्व्स 5 क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स इन 20 मिनट। कि इब्राहिम मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, तो 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम को 20 मिनट लगे। ठीक है, 7 क्वेश्चन इन 30 मिनट, और 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या 7 क्वेश्चन हल करने के लिए इब्राहिम को 30 मिनट लगे। 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट, और 9 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम को 40 मिनट का टाइम लगा। When will he solve 13 question and 15 question if this pattern is continued? तो अगर इब्राहिम इसी तरतीब पे क्वेश्चन सॉल्व करता रहा तो फिर 13 क्वेश्चन के लिए इब्राहिम कितना टाइम लेगा और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम कितना टाइम लेगा। ठीक हो गया। ऑल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट, और हम जब वो टाइम फाइंड कर लेंगे कि 13 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लेगा इब्राहिम और 15 क्वेश्चन के लिए कितना टाइम लेगा, ये टाइम जब हमारे पास आएगा तो इस टाइम को हम फिर घंटों या आवर्स में भी कन्वर्ट करेंगे। यहां पर तो हमें मिनट्स में बताया गया ना, पहले हम मिनट्स में टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो टाइम हमारे पास आएगा तो उसको हम आवर्स में या घंटों में उसको कन्वर्ट कर लेंगे या चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, ये मैंने एक टेबल बनाया है। ये पहली जो रो है इसमें मैंने लिखा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, और दूसरी रो में मैंने लिखा है टाइम इन मिनट। ठीक है, मिनट को मैंने शॉर्ट करके लिखा है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है कि 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम 20 मिनट लेता है। तो ये मैंने लिख दिया, जो क्वेश्चन है वो 5 है और टाइम कितना लिया इब्राहिम ने, 20 मिनट। ठीक है, उसके बाद 7 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम ने 30 मिनट लिए, तो मैंने 7 यहाँ पर क्वेश्चन में लिख दिया, और इसके लिए जो टाइम लिया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद 9 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम ने 40 मिनट लिए, तो ये मैंने लिखा 9, यानी कि 9 क्वेश्चन के लिए इब्राहिम ने कितना टाइम लिया, 40 मिनट। ठीक हो गया। तो अब हमने टाइम फाइंड करना है कि 13 क्वेश्चन इब्राहिम कितने टाइम में सॉल्व करेगा और 15 क्वेश्चन कितने टाइम में इब्राहिम सॉल्व करेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप क्वेश्चन के पैटर्न को देखें तो यहां पर 2-2 क्वेश्चन का इजाफा हो रहा है। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर 7, फिर 9। ठीक हो गया। और अगर आप टाइम का पैटर्न देखें तो 10-10 मिनट का इजाफा हो रहा है। 5 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट थे, 7 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट हो गए, 9 क्वेश्चन के लिए 40 मिनट हो गए। तो ऊपर जो क्वेश्चन है उसमें जो इजाफा हो रहा है वो 2-2 क्वेश्चन का हो रहा है। ठीक है, और टाइम में जो इजाफा हो रहा है वो 10-10 मिनट का हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसी पैटर्न को जारी रखें तो हमारे पास जो टेबल बनेगा उसमें जो तरतीब आएगी वो इस तरह होगी। देखिए 9 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन का इजाफा करें तो 11 हो जाएगा, 11 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का इजाफा करें तो 13 हो जाएगा, और 13 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन का इजाफा करें तो 15 हो जाएगा। क्योंकि पीछे 2-2 क्वेश्चन का इजाफा हो रहा था तो आगे भी मैंने 2-2 क्वेश्चन के इजाफे के साथ यहां पर ये लिख दिया। ठीक है, और अब नीचे टाइम में भी हम 10-10 मिनट का इजाफा करेंगे। ऊपर 2-2 क्वेश्चन का इजाफा हुआ, हमने देखा कि हर 2 क्वेश्चन के लिए इब्राहिम जो है 10 मिनट ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब 9 क्वेश्चन उसने 40 मिनट में किए तो 11 क्वेश्चन फिर कितने टाइम में करेगा, 50 मिनट में करेगा, और 13 क्वेश्चन के लिए फिर कितना टाइम लेगा, 50 में आप 10 का इजाफा कर लें तो 60 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरह फिर 15 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करने के लिए इब्राहिम जो है मजीद 10 मिनट लेगा, तो आप 60 में 10 मिनट ऐड करें तो 70 मिनट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन का पहला पार्ट हमसे यहां पर कहा गया था कि 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम कितना टाइम लेगा, तो ये हमारे पास टाइम आ जाता है। 13 क्वेश्चन के लिए इब्राहिम 60 मिनट लेगा और 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम 70 मिनट लेगा। ठीक है, ये तो हमने पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है ऑल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट। ये जो हमारे पास टाइम आया है, अब इस टाइम को हमने घंटों, आवर्स में और मिनट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें पहले ये जो 60 मिनट है इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर मैं लिखूंगा, ये मैंने लिखा है टाइम टेकन फॉर 13 क्वेश्चन। अब 13 क्वेश्चन के लिए इब्राहिम ने कितना टाइम लिया, 60 मिनट लिया। ठीक है,
यहां से मैंने ये 60 मिनट लिख दिया। अब 60 मिनट को आप आर में या घंटों में अगर कन्वर्ट करेंगे तो देखें, हम जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, इसलिए हम इस 60 मिनट को 1 आवर लिख सकते हैं। तो इसके सामने मैंने लिख दिया 1 आवर। ठीक हो गया। और अब नेक्स्ट हम ये जो 15 क्वेश्चन के लिए टाइम लिया है इब्राहिम ने, जो कि हमारे पास 70 मिनट आया है, इसको भी हम आर और मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें, सेम जिस तरह के मैंने यहां ऊपर लिखा, मैंने लिखा टाइम टेकन फॉर 15 क्वेश्चन। ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इब्राहिम ने जो टाइम लिया वो 70 मिनट था या 70 मिनट था। अब इसको आप कन्वर्ट कर लें घंटों में और मिनट में, तो देखें जिस तरह के हम जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1 आवर। अब ये 70 में से 60 मिनट तो चले गए क्योंकि हमने 1 आवर लिख दिया। पीछे कितने मिनट रह गए, 10 मिनट रह गए, तो यहां पर ही मैंने 10 मिनट लिख दिया। तो ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने टाइम को कन्वर्ट कर दिया आवर में और मिनट में। ठीक है, तो इस तरह ये हमने जो दूसरा पार्ट है इसको भी सॉल्व कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। ये एक कंपनी है जिसने के कुछ बॉल या कुछ गेंदें जो हैं वो पैक की, और पैकिंग के लिए उसने 10 कार्टन या 10 गत्ते के जो डब्बे होते हैं वो इस्तेमाल किए। ठीक हो गया। इफ द कंपनी पैक 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन। अब जो बॉल्स या वो जो गेंदें हैं जो उस कंपनी ने पैक की हैं, उनकी पैक करने की तरतीब कुछ इस तरह थी कि पहले कॉटन में 20 गेंदे या 20 बॉल्स को पैक किया गया। ठीक हो गया। 25 बॉल्स इन द सेकंड कॉटन, और दूसरे कॉटन में 25 बॉल पैक किए गए, यानी कि 5 बॉल्स का या 5 गेंदों का इजाफा करके दूसरे कॉटन में पैक किए गए। 30 बॉल्स इन द थर्ड कॉटन, और तीसरे कॉटन में मजीद 5 बॉल्स का इजाफा किया गया, 25 से 30 कर दिए गए, और वो वाले बॉल्स जो है तीसरे कॉटन में पैक कर दिए गए। एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, और जो बाकी पैकिंग की 10 कार्टन की वो इसी तरतीब से की गई, यानी कि हर अगले कार्टन में जो बॉल पैक किए गए उनमें 5-5 बॉल का इजाफा करते गए। ठीक है। देन फाइंड, अब हमने फाइंड क्या करना है। नंबर 1, द नंबर ऑफ बॉल इन 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th कार्टन। ये हमें यहाँ पर 3 कार्टन तक तो बता दिया गया था। ठीक है, कि पहले कार्टन में 20 बॉल, दूसरे कार्टन में 25 बॉल और तीसरे कार्टन में 30 बॉल है। ठीक है, जो कि पैक कर दिए गए। अब हमने चौथे से लेके 10वें कार्टन में जो पैकिंग हुई है बॉल्स की वो हमने बतानी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है, बहुत ही सिंपल और इजी सोल्यूशन है। हमने यहाँ पर ये देखा कि हर अगले कार्टन में जो बॉल पैक किए जा रहे हैं उनमें 5-5 बॉल का इजाफा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। देखें, ये मैंने टेबल बनाया हुआ है। मैंने लिखा है नंबर ऑफ कॉटन, ये एक मैंने रो लिखी जिसमें कि नंबर ऑफ कॉटन मैंने लिख दिए, और दूसरी रो में मैंने लिख दिया नंबर ऑफ बॉल। के ऊपर जो है हम कॉटन लिखेंगे और हर कॉटन में जितने बॉल्स पैक किए जा रहे हैं वो हम उसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्वेश्चन में बताया गया कि पहले कॉटन में 20 बॉल पैक किए गए, दूसरे कॉटन में 25 बॉल पैक किए गए, यानी कि 5 बॉल का इजाफा कर दिया गया। तीसरे कॉटन में 30 बॉल या 30 बॉल पैक किए गए, मजीद 5 बॉल का इजाफा कर दिया गया। ठीक है, तो फिर चौथे कॉटन में कितने आएंगे, आप 5 बॉल का मजीद इजाफा कर लें, 35 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फिर 5th कार्टन में 40 हो जाएंगे, 6th कार्टन में 45 हो जाएंगे, यानी कि हर कार्टन के लिए आप 5-5 बॉल का या 5-5 बॉल का इजाफा करते जाएंगे। तो ये आपके पास 4 कार्टन से लेके 10 कार्टन तक जितने बॉल पैक होंगे उनकी तादाद आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट 1 है वो सॉल्व हो जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, यहां पर हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन। ये जो 10 कार्टन में बॉल्स पैक किए गए इनकी टोटल तादाद कितनी होगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये जितने यहाँ पर हमने बॉल्स पैक की हैं, जितनी गेंदें पैक की हैं, इनको हम आपस में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन हम क्या करेंगे, सिंपल ये जितने आपने यहाँ पर पैकिंग की है बॉल्स की वो सारी आप ऐड कर लें। तो ये पहले कार्टन से मैंने स्टार्ट किया, 20 लिखा, फिर दूसरे कार्टन की वैल्यू लिखी, इस तरह ये मैंने 10 कार्टन तक जो यहाँ पर वैल्यूज आ रही थी ये सारी मैंने लिख दी। अब इनको जब आप ऐड करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा 425 बॉल, यानी कि 10 कार्टन में जो टोटल बॉल पैक होंगे वो 425 बॉल या 425 गेंदें होंगी। ठीक हो गया, तो ये हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप पार्ट 3 पे आ जाएं तो यहां पर हमसे पूछा जा रहा है द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज 18 रुपीज। ठीक है, अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपए हो तो हमने ये जो जितनी सारी बॉल थी यानी कि 425 बॉल, इनकी कितनी कीमत होगी, इनकी क्या प्राइस होगी, ये हमने निकालनी है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। अब हमें एक बॉल की क्या प्राइस बताई गई है, 18 रुपीज, तो मैंने लिख दिया प्राइस ऑफ 1 बॉल, एक बॉल या एक गेंद की जो कीमत है वो 18 रुपए है। तो अब हमने 425 बॉल का अगर हमने मालूम करना हो तो सिंपल हम क्या करेंगे, देखें ये मैंने लिखा कॉस्ट ऑफ 425 बॉल्स, 425 जो बॉल्स हैं
उनकी टोटल कॉस्ट या उनकी जो टोटल कीमत होगी वो कितनी होगी, हम 18 को यानी कि एक बॉल की कीमत को मल्टीप्लाई कर लेंगे 425 से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल से। तो मैंने 18 इंटू 425 लिख दिया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 7650 ये वाली वैल्यू मिलेगी। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने 18 और 425 को मल्टीप्लाई करते हुए नहीं दिखाया क्योंकि आप माशाल्लाह 7th क्लास में, तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको ये मल्टीप्लीकेशन आती है। ठीक है, तो जब आपने मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आपको 7650 ये वाली आपको वैल्यू मिलेगी। जो टोटल बॉल्स हैं 425 उनकी जो कीमत है ये वाली आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।